तो क्या उनको उस टाइम इस चीज़ का इल्म था कि एक टाइम वो भी आएगा जब मेरी कुर्सी के ऊपर ये बंदा बैठा होगा जिसको मैं परेशान कर रहा हूँ? तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि कभी भी किसी को अपनी ताकत पर गुमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स को देखो तो कोई भी राजा परमानेंट नहीं रहा है। तो क्या वो उस चीज़ का बदला लेके क्या अभी इस टाइम XMLA श्री जीवन लाल जी को जेल में डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते? क्या उनके पास इतनी पावर है या नहीं है? उन्होंने मांगा है कुछ टाइम, ठीक है, कि हमें टाइम दो। और ये तो बात सच है कि कोई भी इंसान जब न्यू प्लेस जाता है तो एकदम से वो सारी चीज़ें वहाँ से नहीं ले सकता, टाइम लगता है उसके लिए। तो चलो देते हैं उनको टाइम 2-3 मंथ का। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि जनता को गुमराह किया जा रहा है, ठीक है, कि हम आपके लिए मेडिसिन लेके आ रहे हैं, ठीक है, हम आपको 7 लाख रुपया दे रहे हैं। मैं बोलता हूँ कि 7 लाख ना देने के बजाय अगर हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया जाए, हर एक फैसिलिटी वहां पे दे दी जाए, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी इंडिविजुअल उसे 7 लाख की डिमांड करेगा। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक और न्यू वीडियो लेकर। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो इस वीडियो में हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं MLAs के ऊपर। तो इस टॉपिक में हमारे साथ डिस्कशन के लिए पहले की तरह अंशु सर मौजूद रहेंगे। तो इनसे जानेंगे हम कि MLAs के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं, MLA कौन सी पावर को यूज़ करके वो काम कर सकता है। तो सबसे पहले हम आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सर, जो हमारी ऑडियंस की डिमांड है। ऑन डिमांड ये क्वेश्चन आया है कि सर इलेक्शन से पहले, जैसे कि आपको पता है कि हमारे इस कठुआ में सबसे ज़्यादा कोई ट्रेंडिंग में चल रहा था तो वो थे डॉक्टर रामेश्वर जी, जो कि अभी MLA हैं। तो वो ट्रेंडिंग में क्यों चल रहे थे? क्योंकि उन्होंने जो सबसे पहले अपनी एक स्टोरी सबके सामने रखी थी, और वो स्टोरी जो थी हरासमेंट की, जो उन्होंने हरासमेंट का केस और बहुत ही गहरे आरोप जो लगाए थे उन्होंने XMLA श्री जीवन लाल जी के ऊपर, तो उसकी वजह से वो ट्रेंडिंग में आए थे, लोगों की नज़रों में आए थे। तो सर मैं आपको यही पूछना चाहता हूँ कि जब डॉक्टर रामेश्वर जी जो थे वो MLA नहीं थे, तो जो XMLA जीवन लाल जी जो थे वो अपनी कुर्सी का फ़ायदा उठाकर उनको जब वो हरास कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, जो कि वीडियो कॉल्स में हमें देखने को मिला है, जो कि रिकॉर्डिंग्स हमने सुनी है, उसके बेस पे हम ये बात बोल रहे हैं। तो क्या उनको उस टाइम इस चीज़ का इल्म था कि एक टाइम वो भी आएगा जब मेरी कुर्सी के ऊपर ये बंदा बैठा होगा जिसको मैं परेशान कर रहा हूँ, और मैं शायद उस टाइम एक नॉर्मल इंसान की तरह हूँगा? तो यही मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर, क्या उनको इस चीज़ का इल्म होगा उस टाइम एहसास होगा कि ऐसा हो सकता है मेरे साथ भी? सर देखिए कुलदीप जी, ये जो कुर्सी का नशा होता है ना, ये इंसान को पागल कर देता है, ठीक है। तो एक बात क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे मैं, चाहे हम जैसे भी एज ए रूलर बने, चाहे इलेक्टेड होके बने या पावर के जोर पे बने या पैसे के जोर पे बने, ठीक है, वो उस टाइम पे जब अगर हम पीक पे होते हैं, ठीक है, ऊंचाइयों पे उड़ रहे होते हैं, तो वो ऊंचाइयां हमें पागल कर देती हैं, और हम ये सोचते हैं कि हमारे जैसा दुनिया में है ही कोई नहीं। ये सिर्फ एक कैंडिडेट की बात नहीं कर रहा हूँ या एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हर एक किसी के साथ होता है। और हमें बहुत ही सहनशीलता से वो चीज़ करनी चाहिए, अपनी ताकत का कोई घमंड नहीं करना चाहिए, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें जिस काम के लिए लोगों ने इलेक्ट किया था वो काम अगर हम करते तो शायद वो कुर्सी आज उन्हीं के पास होती। बिल्कुल सही, ठीक है ना सर? सही बोला सर, ठीक है। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि कभी भी किसी को अपनी ताकत पर गुमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स को देखो तो कोई भी राजा परमानेंट नहीं रहा है, कोई कुछ टाइम पीरियड तक रहा है जब तक वो पावर में है, और उसके बाद जनता ने उसको हटाया है। चाहे हम इंडिया की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, किसी भी कंट्री की हम बात कर लें या किसी भी प्रिंसली स्टेट की हम बात कर लें, टाइम टू टाइम वो चेंज होता रहता है। अकबर इतना बड़ा बादशाह था, है ना, पूरे इंडिया पे उसने हुकूमत की थी, लास्ट में क्या हुआ,
ठीक है, लास्ट में तो उसकी हुकूमत सारी ख़त्म होगी ना, तो वो टाइम पीरियड कुछ समय के लिए रहता है, हमेशा के लिए परमानेंट नहीं है। समय सबसे ज़्यादा बलवान है, सही बात, ठीक है। और समय का फ़ायदा उठाओ, टाइम के अकॉर्डिंग चलो, और पावर का जो नशा है इसको का गलत इस्तेमाल ना करो। अगर सही बेनिफिट के लिए करते हो तो वेल एंड गुड, ठीक है, तो वो पावर हमेशा के लिए रहेगी, और आने वाली आवाम भी जो है वो आपकी एग्जाम्पलें दिया करेगी। क्या बात है सर, बहुत ही अच्छा आपने आंसर दिया है। आई होप जितनी भी ऑडियंस अभी देख रही होगी तो उनको भी एहसास हो गया होगा कि ज़िंदगी में जब हमारे ऊपर बुरा टाइम आता तो बुरे टाइम में हमें बस अच्छे टाइम का इंतज़ार करना चाहिए, और जब हमारा टाइम अच्छा चल रहा होता है तो उस टाइम को भी ऐसे समझना चाहिए कि ये भी थोड़े दिन का मेहमान है, चला जाएगा, फिर से बुरा टाइम आ जाएगा। वही चीज़ है ना सर, हाँ सर, वही चीज़ है ना कि अंधेरा हमेशा नहीं रहता, बिल्कुल सही बात है ना। अंधेरे के बाद उजाला होता है, फिर उजाला भी पूरा दिन नहीं रहता, उसके बाद फिर अंधेरा होता है। तो हमें कुदरत से ये चीज़ सीखनी चाहिए, नेचर से ये चीज़ सीखनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर, ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सर आपने मुझे अभी बताना है कि अभी हमारे डॉक्टर साहब जी जो हैं अभी एमएलए बन चुके हैं, तो उनके पास इस टाइम अच्छी खासी पावर्स भी आ चुकी हैं, तो क्या वो उस चीज़ का बदला लेके क्या अभी इस टाइम एक्स एमएलए श्री जीवन लाल जी को जेल में डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते? क्या उनके पास इतनी पावर है या नहीं है? थोड़ा सा इसके ऊपर भी थोड़ा सा रोशनी डालिए सर। देखिए सर, ऐसी बात तो सीधी क्लियर कर देता हूँ, एक वर्ड में आंसर दे देता हूँ इसका। किसी भी एमएलए के पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती है कि वो किसी भी आदमी को उठा के जेल में डाल दे, ठीक है। हाँ, लीगल एक्शन ज़रूर ले सकते हैं उसके ऊपर बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, लेकिन उठा के उसको जेल में डालना वो किसी भी मिनिस्टर के हाथ में नहीं है, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं ऐसा कर सकता, ठीक है। ये मैं आपको एक वन वर्ड में इसका आंसर बता रहा हूँ। तो हमारे पास अगर हमें कोई हरास कर रहा है, हमारे कोई राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें आर्टिकल 32 दिया हुआ है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ बोलते हैं। उसके अंदर 5 रिट्स हैं: हैबस कार्पस, मैंडामस, सिटेरियो, प्रोहिबिशन, कोई वेरेंटो। तो अगर हमें कोई हरास कर रहा है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो हम इन रिट्स के द्वारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये जो सिटेरियो, प्रोहिबिशन, कोई वेरेंटो है, ये रिट्स हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट लगाई जाती हैं। कोई वेरेंटो लगती है अगर फॉल्स एम्प्लॉयमेंट हो रही है या फॉल्स अपॉर्चुनिटी किसी को मिली है, उसके तहत कोई वेरेंटो का यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन जो हैबस कार्पस है वो एक प्राइवेट बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, किसी भी इंसान को वो प्रोटेक्ट करती है। अगर उसके खिलाफ इलीगल एक्शन लिया जा रहा है, मीन्स कि उसके खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वो हैबस कार्पस लेके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकता है। तो जीवन लाल जी को अगर उनको कुछ लग रहा था कि डॉक्टर रामेश्वर जी प्रॉपर से वर्क नहीं कर रहे हैं अपने ऑफिस में, जिसके भी रिलेटेड उनकी जॉब थी, अगर वो वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको थ्रू बाय द कोर्ट ऑफ लॉ जाते तो वो बेनिफिट देता, क्योंकि उसमें एक प्रोविजन है मैंडामस, ठीक है। अगर वो अपनी ड्यूटी प्रॉपरली से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो उसके तहत वो वहाँ पे जा सकते थे। अगर जीवनलाल जी को ये लगा था कि ये मेरे ऊपर कुछ पर्सनली अटैक कर रहे हैं या पर्सनली कुछ मेरे को हरास कर रहे हैं, तो जीवनलाल जी के पास एक रिट थी हैबस कार्पस, उसको लेके वो कोर्ट में जा सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ऐसा नहीं किया, यही बोल सकते हैं हम कि उन्होंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, फोन कॉल करके उनको हरास करके। हाँ, तो ऐसा फोन कॉल करके हरास करना या किसी को झूठे आरोप लगाना, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये श्योरिटी नहीं देता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोटेक्शन देता है कि हमें कोई इलीगली हरास ना करे, ठीक है। वो हमारे पास राइट्स हैं, हमें राइट्स दे के रखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी आपको हरास कर रहा है तो उसका फैसला आप खुद ना करो, कोर्ट किसके लिए बनाया गया है ताकि आपको जस्टिस मिल सके। तो सर बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इस चीज़ को भी डीपली एक्सप्लेन किया, और हमारी ऑडियंस की जो आंखें हैं और जो दिमाग है वो थोड़ा सा झिंझोड़ कर रख दिया कि कोई भी एमएलए जो है वो किसी भी इंसान को जेल में नहीं डाल सकता, उसके पास इतनी पावर नहीं होती है। तो फिर सर उसके पास पावर्स कौन कौन सी हैं, ज़रा उसके ऊपर भी थोड़ा सा रोशनी डालिए सर, ये भी क्वेश्चन जायज़ है। हाँ, देखिए सर, जो एमएलए की पावर है, ऐसे तो हम लेजिस्लेचर की बात करें या लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर होती है, लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं, ठीक है। तो इतना डिटेल में मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, मैं एक आसान लफ्जों में उस चीज़ को बयां करूंगा। देखो, सबसे पहले जो एमएलए उसको चुना किसके लिए जाता है? किसी को जेल में डालने के लिए चुना जाता है क्या? नहीं चुना जाता। उसको चुना जाता है ताकि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डेवलपमेंट हो, ठीक है, आपको बेसिक एमिनिटीज मिल सके। अगर कोई
लॉ बनाना है स्टेट वेलफेयर के लिए तो उसमें उसका सहयोग हो, क्योंकि हमारी स्टेट या कंट्री में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, हर एक बंदे के जो विचार होंगे वो सेम तो नहीं होंगे, उनके आइडिया सेम तो नहीं होंगे। तो इसीलिए हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से एक ऐसा मेंबर निकाल के असेंबली में भेजते हैं जो कि हमारे वेलफेयर के लिए काम करे। तो सबसे पहले इनकी पावर यही रहती है कि मेकिंग लॉ बनाना, ठीक है। दूसरी इनके पास पावर रहती है डिबेटिंग इशू की, ठीक है, मीन्स की डिबेट करना। अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में कोई काम नहीं हो पा रहा है, कोई मुश्किलात हैं, उनकी बात रखना असेंबली में जाके। वो काम किसका है? रिप्रेजेंटेटिव का है, जो जिसको हमने इलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। एक नॉर्मल इंडिविजुअल अगर बोल रहा है कि मेरे को ये चीज़ नहीं मिली, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल उस कॉन्स्टिट्यूंसीज का इलेक्टेड मेंबर है, ठीक है। और एक और बात करूं तो ये जो गवर्नमेंट मुलाजिम है जितने भी, थ्रू लीगल एक्शन के द्वारा उनको कंट्रोल कर सकता है ताकि वो अपनी मन मर्जी ना करें, ठीक है। उनको नकेल कसने का काम करता है। उसके बाद ये गवर्नमेंट का, ठीक है, मीन्स की जो असेंबली है उसके बीच और पीपल्स के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करता है, ठीक है। एक लिंक क्रिएट किया जाता है ताकि जनता की आवाज़ असेंबली तक पहुंचाई जा सके, ठीक है। उसके बाद जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रहते हैं, उनको कोऑर्डिनेट करना, उनको असेंबली के साथ कनेक्टेड करना, ये काम रहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के और एमएलए के, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक है। तो जैसे मनी बिल हो गया, वो भी यही लोग पास करवाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने पावर्स बताई हैं, इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है। एमएलए अपनी ड्यूटीज भूल जाते हैं। इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी, प्री इलेक्शन एटीट्यूड और पोस्ट इलेक्शन एटीट्यूड। देखो जब इलेक्शंस थी तो दिन रात एक कर रहे थे हर एक मेंबर्स, चाहे वो इलेक्टेड है चाहे नॉन इलेक्टेड है, मीन्स की चाहे वो जीता या हारा, जितने भी कंटेक्स्ट कर रहे थे इलेक्शन, वो दिन रात लोगों के घरों घरों में जा रहे थे और उनको उनके साथ प्रोमिस कर रहे थे। जैसे इलेक्शन खत्म होती है, हमें कोई नहीं दिखा। मजा तो तब आता है ना कि इलेक्शन के बाद भी वैसा ही रूटीन रहे, ठीक है। कम से कम हर रोज नहीं, कम से कम एक महीने का एक दिन डिसाइड कर लो कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के इस एरिया में जाके हमें बात रखनी है, उन लोगों को भरोसा दिलाना है, उन लोगों के साथ बातचीत करनी है, उन लोगों के साथ लिंक क्रिएट करना है। बट ऐसा नहीं है, जीतने के बाद ये 5 साल के लिए भूल जाएंगे उस कॉन्स्टिट्यूंसीज को। कोई भी लीडर है, मैं एक लीडर की बात नहीं करूंगा कि ये लीडर ऐसा करता है, कोई भी लीडर है, आपको ये चीज रियलाइज हुई है, आपने पहले भी ये चीजें देखी हुई हैं, ठीक है। तो मजा तो तब आता है कि अगर ये अपना पोस्ट इलेक्शन एटीट्यूड भी प्री इलेक्शन एटीट्यूड के जैसे बिहेव करें, ठीक है। मजा तो तब आता है ना, अगर कोई इंडिविजुअल इलेक्ट होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज की डेवलपमेंट करना। देखो एक और मैं यहाँ पे बात क्लियर करता हूँ, अपनी बात रखना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे JNK में 1,56,00,000 पॉपुलेशन है, ठीक है। अगर ये सारे लोग यूनाइट हो जाएं, ये सारे लोग इकट्ठा हो जाएं, ठीक है, और इकट्ठे होके अगर कोई बात रखते हैं, तो मैं नहीं मानता कि हमारी डेवलपमेंट नहीं होगी। हमारी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि ये जो मेंबर्स हैं ये हमारे लिए बने हैं। मीन्स कि ये हमारे एक टाइप की, अगर मैं बात करूं तो इनको पावर्स दी गई हैं ताकि ये उस स्टेट को, उस कॉन्स्टिट्यूंसीज को, उस मोहल्ले को डेवलप करें, ना कि उनका मिसयूज करें। और ये बहुत हद तक उनका मिसयूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बात करी कि अगर 1.5 करोड़ पॉपुलेशन JNK की एक साथ हो जाए, ठीक है, एक साथ आवाज बने, तो मेरे को नहीं लगता कि हमारी जो डेवलपमेंट है वो कभी रुकेगी, ठीक है। तो सर जैसे कि कल की हमारी सरकार भी बन चुकी है, और जैसे कि आपको पता ही होगा कि CM जी जो है हमारे वो बने हैं अभी उमर अब्दुल्ला जी, और उनके साथ डिप्टी CM का पद जो मिला है वो बहुत ही एक शॉकिंग टाइप न्यूज़ है हम जम्मू कश्मीर वालों को, क्योंकि वो शॉकिंग न्यूज़ हमें नहीं लगी है। जिनको वो पद मिला है उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला कि मुझे शॉकिंग न्यूज़ वो मिली जब मुझे बताया गया कि आपको डिप्टी CM का पद दिया जा रहा है। तो नाम है जिनका सुरेंद्र चौधरी जी, तो उनका कल का एक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो सर आपको किस तरह की वो इंसान लगे जैसा उनकी बातों से नज़र आ रहा है? देखिए कुलदीप जी, ऐसे तो पर्सनली मैं उनको नहीं जानता हूँ, ठीक है, लेकिन उनके कल का इंटरव्यू देखा मैंने, और उस इंटरव्यू ने उन्होंने आवाज़ उठाई है कि हमारी जनता बहुत ज़्यादा बेरोजगार है, ठीक है, वो एक सही मुद्दा है। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि हमारे यहाँ पे टूरिस्ट पोटेंशियल है, लेकिन आज तक उसके ऊपर किसी ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी। मीन्स कि उस टूरिस्ट सेक्टर को इम्प्रूव करने की बात नहीं करी, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया गया, ठीक है। ये बात उनकी जब मैंने सुनी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और उन्होंने एक और बात बोली कि आज हमें डिप्टी CM बनाया गया,
और इस चीज़ को जो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है, रोजगार पैदा करने हैं, टूरिस्ट सेक्टर में डेवलप करनी है, रोड्स डेवलप करने हैं, इंडस्ट्रियल सेटअप करना है, तो इसके लिए वो उन्होंने मांगा है कुछ टाइम, ठीक है, कि हमें टाइम दो। और ये तो बात सच है कि कोई भी इंसान जब कहीं नई जगह जाता है, न्यू प्लेस जाता है, तो एकदम से वो सारी चीज़ें वहाँ से नहीं ले सकता, टाइम लगता है उसके लिए। तो चलो देते हैं उनको टाइम 2-3 मंथ का, ठीक है। जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था वो चीज़ हम भूले नहीं है, वो चीज़ रखेंगे। जैसे 200 यूनिट बिजली फ्री, ठीक है, 3000 या 4000 पेंशन EWS वुमेन्स को, ठीक है, 12 सिलेंडर फ्री EWS वालों को, ठीक है, वो देखेंगे कि करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो आवाज़ तो हमने उठानी है, ठीक है, क्योंकि मैनिफेस्टो में बहुत कुछ हद तक गलत भी दिया होता है और उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं मिलती है। और उनकी एक बात मैंने जब सुनी तो मैं शॉक हो गया। और वो बात क्या थी कि जब इलेक्शन हो रही थी 2014 में, तो मोदी साहब ने एक नारा दिया था कि हर एक खाते में 15-15 लाख आएंगे। तो उन्होंने वहाँ पे करा कि ये जुमला था। और जैसे मीडिया रिपोर्टर ने उनसे जब इंटरव्यू ले रहे थे तो उन्होंने बोला कि 4-4 हज़ार का क्या है, तो उन्होंने वहाँ पे ये बात रखी थी कि 15-15 लाख जुमला था। तो मेरे को वहाँ से ये रियलाइज़ हुआ कि हो सकता है ये भी हमें जुमले दे रहे हैं। 4,000 जो पर मंथ है, ये भी हमें क्या दे रहे हैं, जुमले दे रहे हैं। तो वहाँ से मैं थोड़ा शॉक हुआ, ठीक है। तो ठीक है सर, अभी हमारे श्री आदरणीय PM साहब की बात हो रही है, नरेंद्र मोदी जी की। तो सर अभी जैसे रिसेंटली पीछे उन्होंने एक आयुष्मान कार्ड, हेल्थ जो कार्ड है वो लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो ये जो आयुष्मान कार्ड है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, लोगों को मिल पा रहे हैं भी या नहीं, ये ज़रा उसके ऊपर भी थोड़ा सा हो जाएगा। देखिए कुलदीप जी, ये तो बहुत सीरियस सवाल आपने पूछ लिया आयुष्मान कार्ड का। वो बोलती है कि हम 7 लाख दे रहे हैं, 7 lakhs पर पर्सन को 1 साल तक ट्रीट करने के लिए, ठीक है। बट एक्चुअल में वो एक स्कैम है। मैं अब आपको यहाँ पे फैक्ट्स की बात करूँगा कि कैसे वो स्कैम है, और आप भी वो चीज़ रियलाइज़ करोगे। अगर वो 7 लाख के बजाय हर एक डॉक्टर को रिस्पॉन्सिबल कर दे, गवर्नमेंट डॉक्टर को, कि अपनी ड्यूटी प्रॉपरली से परफॉर्म करो, तो मेरे को नहीं लगता कि वो 7 लाख देने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी पीछे के इंसिडेंट बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ था, ठीक है। मेरे साथ हुआ है तो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। मे भी आपके साथ भी होगा, किसी और के साथ भी होगा, तो वो यहाँ से उसको जानकारी मिल जाएगी कि सिर्फ उसी के साथ नहीं हुआ है, सभी के साथ हुआ है, ठीक है। अगर जिसके साथ हुआ तो वो कमेंट करके ये चीज़ हमें बताएगा। सर मैं पीछे बीमार हुआ, कोई 2-3 मंथ पहले की बात है, ठीक है। मैं बीमार हुआ, मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मेरे को एक मेडिसिन रिकमेंड करी। तो मैंने प्राइवेट मेडिकल स्टोर से ना लेते हुए जो मोदी केयर से मेडिसिन मिलती है, मैं वहाँ पे गया, हाफ रेट से मिलती है वो मेडिसिन, और उस मेडिसिन लेने के बाद भी मैं ठीक नहीं हुआ, ठीक है। उल्टा और ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम आई। और जब मैं फिर से चेकअप करवाने के लिए गया, तो जब मैंने डॉक्टर को ये पूरी बात बताई, तो उसके बाद मेरे को रिकमेंड की गई प्राइवेट स्टोर से मेडिसिन, और प्राइवेट स्टोर से मेडिसिन लेने के बाद मैं 1-2 दिन में बिल्कुल फिट एंड फाइन हो गया। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि जनता को गुमराह किया जा रहा है, ठीक है, कि हम आपके लिए मेडिसिन लेके आ रहे हैं, ठीक है, हम आपको 7 लाख रुपया दे रहे हैं। मैं बोलता हूँ कि 7 लाख ना देने के बजाय अगर हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया जाए, हर एक फैसिलिटी वहां पे दे दी जाए, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी इंडिविजुअल उस 7 लाख की डिमांड करेगा, ठीक है। और वो एक पूरा का पूरा स्कैम है, ठीक है। और इस स्कैम को कुछ लोग मानते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। आप रिस्पॉन्सिबल करो डॉक्टर को, उनके ऊपर नकेल कसो ताकि वो प्रॉपरली से काम कर पाएं, और जिससे कि उनको 7 लाख लेने की जरूरत ना पड़े। ये जो पैसा है ये हम लोगों के टैक्स का पैसा है, ये गवर्नमेंट अपनी पॉकेट से नहीं देती। हमें घर बनाने के लिए पैसा दिया जा रहा है तो हमारे टैक्स से लिया जा रहा है, हमारी इनकम से लिया जा रहा है, ठीक है। जो भी चाहे गरीब हो अमीर हो, जो भी बंदा है वो रोज टैक्स देता है, हर एक टाइम टैक्स देता है, हर एक मिनट टैक्स देता है, उसी का पैसा उसको दिया जा रहा है। और लोगों को ये चीज नहीं रियलाइज होती, लोग ये समझते हैं कि ये पैसा गवर्नमेंट या पार्टी अपनी पॉकेट से दे रही है। तो कोई भी पैसा कोई भी अपनी पॉकेट से नहीं देता है, हमारे टैक्स से कलेक्ट किया हुआ पैसा हम तक पहुंचाया जाता है। ठीक है सर, तो ठीक है दोस्तों, फिर आई होप आपको वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो इसी के साथ हम वीडियो यहाँ पे ख़त्म करने जा रहे हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और जितना हो सकता है इस चैनल को सब्सक्राइब
वीडियो को लाइक और जितना हो सके शेयर चैनल करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। और अगर कोई आपकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में या कोई गांव में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो आपकी आवाज़ बन के हम उस चीज़ को आगे तक पहुंचाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू।